वेलकम टू स्टडी अड्डा। आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी। तो आज हम पढ़ेंगे कि वर्क क्या होता है और व्हाट इज एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि वर्क क्या होता है, वर्क कितने टाइप के होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज वर्क। व्हाट इज वर्क, वर्क का क्या मतलब होगा। वर्क का मतलब होता है यदि हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, हमने किसी बॉडी पे यदि फोर्स लगाया तो उसमें यदि कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यदि उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम कहेंगे कि हमने कुछ वर्क किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी बॉडी है, हमने उस पर फोर्स लगाया और उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तब उसमें उसकी पोजीशन कुछ ना कुछ चेंज हुई, तो हम क्या कहेंगे कि उसने क्या किया है, वर्क किया है। ऐसे कोई बॉडी यहाँ पे है, ठीक है, और हमने यहाँ पे इस पर कुछ फोर्स लगाया, वी अप्लाइड फोर्स ऑन इट, तो हमने इस पे जो फोर्स लगाया उसकी वजह से इसकी पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें हमने इसका कुछ ना कुछ वर्क किया है। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क किया है, तो इसी को कहते हैं वर्क। ठीक है, वर्क की डेफिनेशन क्या होगी। वर्क की डेफिनेशन सिंपली हो जाएगी कि इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, if the force applied on a body causes displacement, then we say that the work is done। तो हम क्या कहेंगे, वर्क हो गया। इसका मतलब किसी बॉडी पे यदि फोर्स लगाया हमने और उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम क्या कहेंगे कि हमने उसमें कुछ ना कुछ वर्क किया है। ठीक है, तो जैसे कोई भी बॉल है, ठीक है, कोई भी बॉल है और हम इस पर कोई फोर्स लगा दें तो लेकिन इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, ये अपनी पोजीशन पे है, तो हम क्या कहेंगे, हमने इस पर कोई भी फोर्स नहीं, कोई भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इस पर कोई भी वर्क नहीं हुआ। इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स के लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे कि हमने कोई भी वर्क नहीं करा। कब तक, जब तक कि इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा। ठीक है, जब तक कि हम इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा तब तक इसमें कोई भी वर्क नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर वर्क, जो वर्क होता है उसके लिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन फॉर वर्क, वर्क के लिए जो एक्सप्रेशन है वो है W इक्वल्स टू Fs cos थीटा। W इक्वल्स टू Fs cos थीटा। अब हमने F का भी पता है हमें क्या है, फोर्स, S का मतलब डिस्प्लेसमेंट, cos थीटा क्या होगा। देखिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, कोई सरफेस है, हमने इस पर कोई फोर्स लगाया, ठीक है, इस साइड में, तो जो डिस्प्लेसमेंट करके यहाँ से यहाँ गई, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसको कहते हैं थीटा। ठीक है, वो एंगल होगा थीटा और इसका कोस थीटा। ठीक है, ये होगा कोस थीटा। तो वर्क क्या होगा, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू कोस थीटा। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। Fs कोस थीटा इसका फॉर्मूला होता है, इसे कैलकुलेट करने का। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखते हैं कि ऑन व्हाट थिंग्स फोर्स वर्क डिपेंड्स, कि वर्क जो होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वर्क डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला फोर्स अप्लाइड, जो हमने फोर्स लगाया उस पर डिपेंड करेगा, जो हमने फोर्स लगाया किसी बॉडी पे उस पर डिपेंड करेगा। सेकंड थिंग डिस्प्लेसमेंट एंड थर्ड थिंग इज कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल बनेगा उसके कोसाइन मतलब उसकी कोस के ऊपर डिपेंड। तो ये तीन चीज हैं जिनके ऊपर फोर्स डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि फोर्स स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, फोर्स इज एन स्केलर क्वांटिटी। तो क्या है वो फोर्स, सॉरी वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या होगा, वर्क होता है स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। अब देखते हैं कि स्केलर
जो क्वांटिटीज होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, स्केलर क्वांटिटी और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड्स आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी? ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजों नहीं आएंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो समझ में आया, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो वर्क क्या है? वर्क है एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, तो वर्क स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। तो क्वांटिटी समझ में आई, वर्क स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है। वर्क की क्या क्या टाइप हो सकती हैं हमारे पास, ओके। तो वर्क के मेनली 3 टाइप्स हो सकते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ वर्क। सबसे पहला पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क। सेकंड नेगेटिव वर्क एंड थर्ड इज जीरो वर्क, जीरो वर्क। अब देखेंगे तीनों को, देखेंगे कि व्हाट आर दीज 3 टाइप्स। सबसे पहले पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है कि हमने फोर्स उस डायरेक्शन में लगाया जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा, ठीक है। फोर्स का उस डायरेक्शन में लगना जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे पॉजिटिव वर्क। अब जैसे कोई बॉक्स है, हमने फोर्स इस पे इस साइड लगाया, इस साइड इसका हो रहा डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या कहेंगे? जो वर्क है ये पॉजिटिव वर्क है, ठीक है। पॉजिटिव वर्क में कोई बॉक्स यहाँ है, हमने फोर्स लगा के यहाँ पहुंचा दिया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो एंगल क्या हुआ इनके बीच का? 0 डिग्री। क्या हुआ? 0 डिग्री। तो cos थीटा क्या आया? मतलब थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0 डिग्री। cos थीटा क्या होगा? cos 0 डिग्री बराबर cos 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है 1, है ना। cos 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है 1, तो फोर्स क्या होगा? वो वर्क इक्वल्स टू Fs cos थीटा। लेकिन cos थीटा क्या है? cos थीटा है 1, तो W इक्वल्स टू Fs, W इक्वल्स टू Fs। तो ये है बस कि पॉजिटिव वर्क डन क्या होगा? जब भी डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में हो, जब भी डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में हो, तो हम उसे क्या कहते हैं कि पॉजिटिव वर्क, ठीक है। तो ये होगा पॉजिटिव वर्क। इस टाइम पे जो थीटा होगा, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू 1 है हमारे पास, तो फोर्स सिंपली वर्क सिंपली कितना आ जाएगा? Fs, ठीक है। तो पढ़ेंगे कि नेगेटिव वर्क डन क्या होगा। नेगेटिव वर्क डन इज जस्ट अपोजिट टू द पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। नेगेटिव वर्क डन बिल्कुल इसका उल्टा है। नेगेटिव वर्क डन में क्या होगा? नेगेटिव वर्क डन में जो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो फोर्स के अपोजिट होगी, इसके फोर्स के अपोजिट। कैसे? सेकंड इज नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क का मतलब when the direction of displacement is opposite to the direction of force। तो जब फोर्स की डायरेक्शन, जब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? नेगेटिव वर्क डन। जैसे कोई बॉक्स है, ठीक है, और हमने इस पे फोर्स इस साइड लगा रहे, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट इस साइड कर रहा, इस साइड कर रहा, इस साइड, तो एंगल इन दोनों के बीच में कितना आएगा? थीटा एंगल 180 डिग्री। ऑब्जेक्ट किस तरफ खिसका? इस तरफ, तो इस तरफ ऐसे खिसका, तो एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री। और cos 0 डिग्री हमने कितना निकाला था? 1। cos 180 डिग्री कितना होगा? cos 180 डिग्री होता है -1, ठीक है। तो cos 180 डिग्री इक्वल्स टू -1, लेकिन W इक्वल्स टू क्या होता है? Fs cos थीटा। तो W इक्वल्स टू Fs cos थीटा मतलब cos 180, तो Fs -1। तो W की वैल्यू हमारे पास क्या है? यानी कि वर्क डन इक्वल्स टू -Fs। तो वर्क डन जो होगा वो होगा नेगेटिव, ठीक है। कब? जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट हो, उस टाइम क्या होगा? वर्क डन इज नेगेटिव। उस टाइम जो थीटा होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि Fs cos थीटा मतलब Fs
cos 180, cos 180 की वैल्यू -1, तो वर्क डन इज -, ठीक है। तीसरी चीज देखते हैं, जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन क्या होता है? जीरो वर्क डन का मतलब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है? जब उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ऐसे, तो उस टाइम हम क्या कहेंगे कि फोर्स क्या है? 0 डिग्री। देखिए, तीसरी चीज हम क्या पढ़ रहे हैं? जीरो वर्क। जीरो वर्क का मतलब क्या होगा? जीरो वर्क का मतलब होता है जब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली, सॉरी, परपेंडिकुलर, जब उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होगा, तो हम क्या कहेंगे? फोर्स जीरो है। जीरो फोर्स कब होगा? जब दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होगी? 0, तो W इक्वल्स टू Fs cos 90 कितना है? 0, तो Fs 0, तो 0, तो वर्क डन कितना? 0। तो ये हमने वर्क के तीनों टाइप पढ़ ली, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड थर्ड वन इज जीरो वर्क। ठीक है। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में हो, जब डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे नेगेटिव वर्क डन। तीसरी चीज जीरो वर्क डन, मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, तो उस टाइम जो वर्क डन होता है उसे कहते हैं जीरो वर्क डन, क्योंकि cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। अब देखते हैं कि व्हाट इज एनर्जी। तो एनर्जी का, अब हमने वर्क पढ़ा, वर्क क्या होता है, वर्क की सारी चीजें पढ़ी, वर्क के बारे में पढ़ा, और अब देखेंगे कि व्हाट इज एनर्जी। तो एनर्जी क्या होगी? एनर्जी का क्या मतलब होगा? ठीक है, एनर्जी का मतलब देखेंगे कि एनर्जी का क्या मतलब। एनर्जी होती है द कैपेबिलिटी या कैपेसिटी या फिर एबिलिटी टू डू वर्क। कैपेबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो क्या समझ में आया हमें कि एनर्जी का मतलब क्या होगा? काम करने की क्षमता, मतलब कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू डू वर्क, काम, कोई आदमी कितना काम कर सकता है, वो उसके अंदर एनर्जी होगी। मतलब एनर्जी क्या होगी? वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जिसके अंदर जितनी ज्यादा एनर्जी होगी तो वो उतनी ज्यादा वर्क कर सकेगा, जिसके अंदर जितनी कम एनर्जी उतना कम वर्क कर सकेगा। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वर्क के। ठीक है, वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, है ना, वर्क की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब कोई बूढ़ा आदमी है तो उसमें एनर्जी कम होगी, कम वर्क कर पाएगा। कोई जवान आदमी है उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, वो ज्यादा वर्क कर पाएगा। तो एनर्जी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वर्क की। जब भी कोई आदमी वर्क करता है तो उसकी एनर्जी उगती है, लॉस करता है अपनी एनर्जी को। ठीक है, तो एनर्जी का मतलब क्या होता है कि काम करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहेंगे? एनर्जी। ठीक है, अब देखेंगे एनर्जी की यूनिट क्या होती है। ठीक है, यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या होगी? जूल। और ये वर्क की भी यूनिट होती है। ठीक है, एनर्जी की या फिर वर्क की, दोनों की यूनिट सेम होगी। एनर्जी की यूनिट भी जूल और वर्क की यूनिट भी जूल। ठीक है, तो अब देखेंगे कि इनका कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ठीक है, कन्वर्जन क्या होगा? जो 1 किलो जूल होगा, 1 किलो जूल का मतलब क्या होगा? 10⁻³ जूल, मतलब 1000 जूल। ठीक है, उसके बाद 1 मेगा जूल का मतलब क्या होगा? 10⁶ जूल। 1 गीगा जूल का मतलब 10⁹ जूल। ठीक है, तो 1 किलो जूल, 1 मेगा जूल, 1 गीगा जूल, ये पढ़ लिया। इसकी स्मॉलर यूनिट क्या हो सकती है? 1 मिली जूल, मतलब 10⁻³ जूल। ठीक है, 1 माइक्रो जूल। ठीक है, माइक्रो जूल, तो इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, तो ये है इसकी कन्वर्जन। तो एनर्जी के बारे में पढ़ा, इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसका कन्वर्जन पढ़ा, इसकी यूनिट का कन्वर्जन पढ़ा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एनर्जी की टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है,
तो एनर्जी कितने टाइप की होगी, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ये सब एनर्जी की फॉर्म्स हैं, ठीक है। ये सब क्या है, एनर्जी की फॉर्म्स। तो एनर्जी कितनी भी फॉर्म्स में हो सकती है, और सबसे बड़ी बात, एनर्जी को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता और ना ही कभी से बनाया जा सकता। ये जितनी है इतनी रहेगी, ठीक है, लेकिन इसे चेंज जरूर किया जा सके, ठीक है। अब देखेंगे कि एनर्जी के फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी, उसके बाद थर्मल एनर्जी, उसके बाद लाइट एनर्जी, उसके बाद साउंड एनर्जी, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर एनर्जी, उसके बाद केमिकल एनर्जी। तो ये सब एनर्जी है, ठीक है, ये सब एनर्जी के अलग अलग फॉर्म है। अब देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप होते हैं, दो फॉर्म होते हैं, दो डाल के हुए मैकेनिकल एनर्जी। सबसे पहला काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसके टाइप है, मैकेनिकल एनर्जी के टाइप है। तो हम पढ़ेंगे दोनों को कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। चलो इनका वो एक्सप्रेशन देखेंगे, ठीक है, उन्हें प्रूव करेंगे, इनका डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का मतलब, काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब होता है। चलिए देखते हैं कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वर्क, हमने एनर्जी पढ़ी, वर्क के टाइप्स पढ़े, पॉजिटिव, नेगेटिव, और तीसरा जीरो वर्क, ठीक है, तो ये पढ़े। उसके बाद हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब होगा। यदि कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, कोई बॉडी यदि मोशन में है तो उसके अंदर जो भी एनर्जी होती है उस टाइम, उसको क्या कहते हैं, उसका मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कोई भी बॉडी है यदि वो मोशन में है किसी टाइम, ठीक है, तो मोशन के जब भी वो बॉडी मोशन में है तो उसमें जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे लिख सकें, द एनर्जी possessed by a body by the virtue of its motion। तो मोशन के जब भी कोई बॉडी मोशन में होगी तो उसमें जो भी एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब समझ में आया। कोई बॉडी यदि मोशन में है, कोई कार चल रही, तो उसके अंदर जो भी एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब इसका एक्सप्रेशन देखेंगे कि क्या देखेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन क्या होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए, देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। मैं कई सेकंड नोट कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन के, काइनेटिक एनर्जी अभी बताया था कि वर्क क्या होता है, जितना वर्क उतनी एनर्जी। तो सबसे पहले वर्क का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा, वर्क इक्वल्स टू Fs, है ना, वर्क इक्वल्स टू Fs। और F का मतलब क्या होगा, F इक्वल्स टू ma, F इक्वल्स टू ma पढ़ा था न्यूटन्स लॉ वाली मोशन में, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाली वीडियो में हमने पढ़ा था F इक्वल्स टू ma, सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, ठीक है, ये पढ़ लिया था। अब न्यूटन की जो मोशन की थर्ड इक्वेशन है वो क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, ये है ना। तो यहां से a की वैल्यू कैलकुलेट करो। इसका मतलब क्या होगा, कोई बॉडी है, यहाँ पे us की वेलोसिटी मतलब 0, यहाँ पे रेस्ट में है, ठीक है। फिर उसके अंदर मोशन आया तो उसने मूव करना शुरू किया, यहाँ आ गई इस टाइम वो, उसकी कुछ ना कुछ v वेलोसिटी होगी, ठीक है। ये उसकी पोजीशन ये है, ये पोजीशन b है। तो जब भी कोई बॉडी मोशन में आती है, यहाँ से यहाँ गई तो पोजीशन चेंज करी, वेलोसिटी चेंज हुई, ठीक है। तो 2as
यहाँ पे u कितना होगा, u 0 होगा, क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो बॉडी रेस्ट में ही थी ना, तो u 0, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, तो s की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, a की वैल्यू होती है v स्क्वायर अपॉन 2a, a की वैल्यू क्या आई 2a। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूले में पुट कर दो से v इक्वल्स टू f की वैल्यू m में, f का m में a का मान हमारे पास क्या है, a की वैल्यू क्या है v स्क्वायर अपॉन 2a इनटू s, ठीक है, लेकिन ये s भी तो इसके नीचे आएगा, तो 2s, ठीक है, इस s से ये s कैंसिल आउट, वर्क इक्वल्स टू m v स्क्वायर अपॉन 2a। ओह सॉरी, ये तो हमने क्या करा, a की वैल्यू तो कैलकुलेट करी, a की वैल्यू तो कैलकुलेट कर रही है, तो v स्क्वायर अपॉन 2s नहीं आएगी क्या a की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ भी पुट कर देंगे सही, तो m v स्क्वायर अपॉन 2s इनटू s, s से s कैंसिल आउट, w इक्वल्स टू m v स्क्वायर अपॉन 2, तो हाफ m v स्क्वायर इक्वल्स टू वर्क इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर। तो वर्क ही क्या होता है, एनर्जी, जो वर्क वही एनर्जी, तो एनर्जी किसकी है, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m v स्क्वायर। तो ये थी इसकी एक्सप्रेशन। तो इसमें समझ में आया, सबसे पहले क्या करा, वर्क इक्वल्स टू एफएस, जो वर्क होगा वही एनर्जी होगी, एनर्जी कौन सी दी है, काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क इक्वल्स टू एफएस, एफ की वैल्यू क्या है, m में है, m में a की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी कहां से, थर्ड इक्वेशन से, मोशन की थर्ड इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, इसे a की वैल्यू कैलकुलेट करी v स्क्वायर अपॉन 2s, ठीक है, इस वैल्यू को यहां पे पुट करा, s से s कैंसिल आउट, तो w की वैल्यू क्या है, हाफ m v स्क्वायर, इससे हमने काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी, ठीक है, तो इतना पढ़ा, ओके, तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ ली, ठीक है। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम क्या क्या बताया था, मोमेंटम का मतलब बताया था कि कोई भी बॉडी है और यदि इसमें कुछ ना कुछ मास है, ठीक है, कोई भी बॉडी है उसका कुछ ना कुछ मास है, उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मोमेंटम, ठीक है। तो देखेंगे क्या रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम से डिनोट करते हैं P से, ठीक है। अच्छा P क्या था, दोनों के बीच में जो प्रोडक्ट मास और वेलोसिटी का, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, अभी डराइव करी हमने फॉर्मूला, इसमें क्या करो, जो ये हाफ mv स्क्वायर है इसमें खुद से m से मल्टीप्लाई कर दो, m से ही डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइडिंग बाई m, ठीक है, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई भी m से करो और डिवाइड भी m से करो, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, इस m से में मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, m स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, इसे क्या लिख सकें, mv का होल स्क्वायर लिख सकें अपॉन 2m, mv क्या है, mv है p मतलब मोमेंटम, तो p का स्क्वायर लिख सकेंगे तो 2m, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। तो यहां से कैलकुलेट कर लेंगे p की वैल्यू, p इक्वल्स टू कितना आया 2m काइनेटिक एनर्जी का होल, तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन समझ में आया। अब पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, चलिए देखते हैं व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, किसी भी बॉडी की एनर्जी उसकी पोजीशन और उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो होगी, ठीक है, उसकी पोजीशन या उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो उस बॉडी में जो एनर्जी होगी उसे क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है द एनर्जी ऑफ ए बॉडी, ठीक है, एनर्जी ऑफ ए बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, एनर्जी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एंड configuration
कॉन्फ़िगरेशन को सेव भी कर सकें, ठीक है। तो जो होगी उसकी वो सकेंगे होंगे पोटेंशियल एनर्जी। एफ इक्वल्स टू क्या होता है एम में, ठीक है। वर्क डन क्या होगा एनर्जी के बराबर होगा, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस, ठीक है। इसकी एक्सप्रेशन है एफ एस, लेकिन एफ किसके इक्वल होगा एम ए के। ए को किस क्या लिख सकें जी लिख सकें, जी भी तो एक टाइप का एक्सीलरेशन ही है, डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी। एस की जगह एच लिख लें क्योंकि कोई भी बॉडी की हाइट, ठीक है, हाइट की वजह से जो भी एनर्जी होगी तो हाइट, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या है एम जी एच। डब्ल्यू क्या है वर्क, वर्क किसके इक्वल होता है एनर्जी के, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है, ये थी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमने पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ ली, ठीक है। अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है कि अर्थ पे किसी भी पॉइंट पे जो एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी। क्या होगी कांस्टेंट होगी। जो भी एनर्जी होगी अर्थ पे किसी भी पॉइंट पे वो क्या होगी कांस्टेंट होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा अर्थ पे कोई भी पॉइंट लेंगे, कोई भी हमने पॉइंट लिया तो एनर्जी क्या होगी एनर्जी कांस्टेंट होगी। चलो देखते हैं कैसे होगी। कोई हाइट है ये मान लिया, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये है कोई हाइट यहां तक, ठीक है। पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट बी ये है, पॉइंट सी ये है, ठीक है। अब टोटल हाइट है एच, ठीक है, और मान ली कि ये है एक्स, एक्स है, तो ये कितनी हो जाएगी बीसी, बीसी हो जाएगी एच माइनस एक्स, क्या हो जाएगी एच माइनस एक्स, ठीक है। तो ये ए सी कितनी, तो ये आया। अब ए है कोई भी बॉडी यहाँ तक उठाई हमने, है ना, हमने यहाँ से कोई भी बॉडी उठाई यहाँ पर, तो अब ये ए पॉइंट पे है तो इसकी वेलोसिटी क्या है जीरो, तो बी ए क्या होगी जीरो, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे एनर्जी एट ए। पॉइंट ए पे एनर्जी क्या होगी, पॉइंट ए पे एनर्जी होगी सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्या पढ़ा था एम जी, और हाइट क्या एच, तो हाइट क्या है यहाँ से यहाँ तक कितनी है एच, एम जी एच। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि वेलोसिटी क्या है जीरो, तो हाफ एम जीरो स्क्वायर तो जीरो, तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच प्लस जीरो इक्वल्स टू एम जी एच। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए ये देखेंगे एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे एनर्जी क्या होगी, ठीक है, पॉइंट बी पे क्या होगी सबसे पहले पॉइंट बी पे देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पॉइंट बी ये रहा। तो बॉडी कितनी हाइट पे है एच माइनस एक्स, इतनी हाइट पे है ना अभी, तो एम जी एच माइनस एक्स लिख लो, अच्छी जगह जो हाइट है कितनी है ये है एच माइनस एक्स। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ एम वी बी का स्क्वायर, बी पे जो वेलोसिटी होगी तो यहां से यहां तक चली, तो इनिशियल वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी है, तो बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल्स टू 2g x, क्योंकि हाइट कितनी चली इसमें x, तो v ये क्या था जीरो, तो v स्क्वायर b स्क्वायर कितना होगा 2gx, इसके वैल्यू यहाँ पे 2gx पुट कर दें इक्वल्स टू m 2gx क्या है हाफ स्टिल कटा, तो k कितने है काइनेटिक एनर्जी कितनी है mgx, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी ये है, पोटेंशियल एनर्जी को आगे बोल के लिखेंगे तो mgh माइनस mgx, ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी mgh माइनस mgx प्लस काइनेटिक एनर्जी mgx, इससे कैंसिल हो गया, तो टोटल एनर्जी कितनी आई mgh। पॉइंट ए पे क्या थी ए थी, बिल्कुल ये थी पॉइंट ए पे, ठीक है। हम देखेंगे पॉइंट सी पे क्या होगी, क्या देखेंगे पॉइंट सी पे ए और बी पे क्या है mgh है, पॉइंट सी पे क्या होगी, पॉइंट सी पे भी यही होगी, देखते हैं कैसे। अब पॉइंट सी पे आते हैं सर जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी,
पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 पॉइंट सी तक। सी पे पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि हाइट क्या है 0 है, तो mgh क्या होगी, mgh 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mvc स्क्वायर। चल तो vc, तो यहां से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, vc स्क्वायर इक्वल्स टू va स्क्वायर प्लस 2gh, यहां से यहां तक h है, तो ये हो गया। अब यहां से ये क्या है, तो 0 है, तो vc का स्क्वायर कितना है, 2gh, ठीक है, यहां पुट कर दो, हाफ m vc स्क्वायर की वैल्यू 2gh, 2gh से कैंसिल हो गया, तो k कितनी आई, काइनेटिक एनर्जी mgh एट पॉइंट c, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट c, ये mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है 0 mgh, ठीक है, टोटल एनर्जी होगी है। तो तीनों पॉइंट पे क्या है, एनर्जी सेम है। तो हमने वर्क पढ़ा, एनर्जी पढ़ी, ठीक है, इसके टाइप्स पढ़े और काइनेटिक एनर्जी पढ़ी, ठीक है। तो ये था, ठीक है, ओके।